तो भयंकर उत्तराखंड कर्ज में दबा हुआ है, लेकिन दायित्वधारी अपनी चांदी काटने में मस्त हैं। जो बच्चा जन्म ले रहा है वो लाखों रुपए कर्ज के साथ इस उत्तराखंड की सरजमी पर जन्म ले रहा है। और जो दायित्वधारी हैं, क्या इनकी इतनी ही जरूरत है? और इसमें हर पार्टी शामिल है, सिर्फ भाजपा या कांग्रेस नहीं। जो भी सत्ता में आता है वो इसी तरीके की पुनरावृत्ति को दोहरा रहा होता है। उनके भत्ते बढ़ रहे हैं, सुविधाएं बढ़ रही हैं और सैलरियां विधायकों की, मंत्रियों की आसमान छू रही हैं। एक तरफ उत्तराखंड राज्य इतने भयंकर कर्ज में डूबा हुआ है, उस कर्ज से उबारने के लिए हमारी सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है और ना ही हमारे उत्तराखंड के संसाधन, कारोबार, उद्योग जगत या कृषि, अन्य जो बुनियादी काम हो सकते हैं उनको इस तरीके से डेवलप भी नहीं किया जाता जिससे यह कहा जा सके कि आने वाले समय में हम अपने कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन इस कर्ज भरे उत्तराखंड के अंदर इस समय चांदी काटी जा रही है दायित्वधारियों की। दायित्वधारी कौन होते हैं आप जानते हैं, क्योंकि यह शब्द थोड़ा सा नया है लेकिन इसकी परंपरा बहुत पुरानी है। दायित्वधारियों को आमतौर पर सामान्य बोलचाल की भाषा में दर्जा राज्य मंत्री भी कहा जाता है। और ये दर्जा राज्य मंत्री कौन होते हैं, इनका काम क्या होता है, क्यों ये बनाए जाते हैं और इनको सरकारी सुविधाएं क्या मिलती हैं, इनका मानदेय सैलरी क्या होती है, इसके अलावा इनके भत्ते क्या होते हैं। और जब इनके काम से तुलना की जाती है तब ये देखना लाजमी हो जाता है कि उत्तराखंड में जिसके राज्य के ऊपर पहले से इतना कर्ज मौजूद है, तो क्या इन दायित्वधारियों को होना इतना ही जरूरी हो गया है। सवाल यह भी उठता है कि जब डेवलपमेंट और विकास या सरकार को गति देने का काम इलेक्टेड लोग, चुनी हुई सरकार, चुने हुए विधायक, चुने हुए मंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री अगर पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या दायित्वधारी उस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे? दायित्वधारियों की अगर हम बात करें, दर्जा राज्य मंत्रियों की बात करें, तो आपको सीधे सीधे ये याद आता है कि जब 2002 में उत्तराखंड के अंदर पहली सरकार बनती है कांग्रेस की, और कांग्रेस के जो कद्दावर नेता थे एनडी तिवारी जी, नारायण दत्त तिवारी, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और वहां पर जो दायित्वधारियों को लेकर मसले हुए थे या चीजें निकल के आई थी वो आपको आज भी याद होगा। एनडी तिवारी सरकार दायित्वधारियों को, यानी कि यह कहा गया उस समय कि लाल बत्तियों को रेवड़ी की तरह बांटा गया था। हम आंकड़ों पर जाएं तो आप देखेंगे कि एनडी तिवारी सरकार ने जो दायित्वधारी बनाए थे उनकी संख्या 200 पार कर गई थी। यह अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और रिकॉर्ड इस बात का भी है कि एनडी तिवारी की सरकार में जिस सबसे छोटी उम्र की लड़की ने लाल बत्ती पाई थी या दर्जा मंत्री बनाया गया था, उसकी उम्र महज 20 या 22 साल थी, जिसका नाम सारिका प्रधान था। और अधिकतम 70 साल की उम्र तक के व्यक्तियों को दायित्व दिए गए थे। यह परंपरा वहां से शुरू होती है। इसके बाद जितनी भी सरकारें बनती हैं, भाजपा की सरकार बनती है, फिर कांग्रेस की सरकार बनती है और अब 2 बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 17 में भी भाजपा की सरकार आई, 22 में भी भाजपा की सरकार आई। और इस समय धामी सरकार का अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो अभी रिसेंटली देखें, इसी महीने 2 बार उस लिस्ट को बढ़ाया गया और 5 तारीख को आखिरी नाम, 18 नाम और जोड़ दिए गए दायित्वधारियों की फेहरिस्त में, दर्जा राज्य मंत्रियों की लिस्ट में। और अब इस समय उत्तराखंड के अंदर यह संख्या पहुंच गई है 55। यह माना जा रहा है कि यह जो संख्या 55 की है, यह संख्या निश्चित तौर पर बढ़ेगी और लगभग 80 से 100 के बीच में दर्जा राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। जबकि इस समय हमारे ऊपर जो कर्ज है वो 80,000 करोड़ का है। जी हां, मैं फिर दोहरा रहा हूं और इसको आप ध्यान से सुनिए कि करीब 1 करोड़ के आसपास की हमारी जनसंख्या बैठती है, मतदाताओं की संख्या बैठती है। और उस उत्तराखंड के अंदर हम 80,000 करोड़ के कर्ज में इस समय मौजूद हैं।
तो प्रति व्यक्ति ये कर्ज कितने लाखों में आता है, मैथमेटिक्स जिनकी बेहतर है वो इसको डिवाइड कर कर समझ सकते हैं। और बावजूद उसके दायित्वधारियों का जो सिलसिला है, फहरिस्त है, वो बढ़ती चली जा रही है। हालांकि अब लोग उतनी गंभीरता से इन दायित्वधारियों को, राज्य मंत्रियों को लेते नहीं हैं जितना कि पहले स्टार्टिंग में हुआ करता था। ये दायित्वधारी उत्तराखंड के अंदर जो भी आयोग हैं, उन आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। इसके अलावा तमाम निगम हैं और तमाम परिषद हैं। तो परिषदों के, निगम के और आयोग के जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सलाहकार सत्ताधारी दल नियुक्त करता है, उनको दायित्वधारी या दर्जा राज्य मंत्री कहा जाता है। अब इनकी अपनी उपयोगिता क्या हो सकती है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जो गूगल हमको बता रहा है इस समय, वो ये हवाला दे रहा है कि 2023 से पहले तक दायित्वधारियों को 45,000 रुपए महीना मानदेय मिलता था, लेकिन 2023 के बाद इस सैलरी में इजाफा कर दिया जाता है। यानी कि धामी सरकार दायित्वधारियों पर मेहरबान होती है और ये जो 45,000 की रकम है वो बढ़ाकर 80,000 कर दी जाती है। इस समय जो भी दायित्वधारी हैं, जो भी दर्जा राज्य मंत्री हैं, उनको इस समय 80,000 रुपए मानदेय प्रति महीना मिल रहा है। इसके अलावा जो सरकारी सुविधाएं हैं, वो जो मैंने कुछ नोट की है, मैं आपको बता रहा हूं कि एक सरकारी आवास मिलता है दायित्वधारी को, दर्जा राज्य मंत्री को। और अगर वो दायित्वधारी आवास नहीं लेता है या उसको आवास किसी कारणवश नहीं मिल पाया है, तो उसको इसके एवज में 25,000 रुपए महीना मिलता है आवास के लिए। आप समझ लीजिए कि आवास के लिए 25,000 रुपए दर्जा राज्य मंत्री को मिल रहे हैं। और ये मेरी और आपकी और उत्तराखंड के जितने भी टैक्स पेयर होते हैं, जितनी भी जनता है, उसके गाड़ी कमाई से ये सादे खर्चे उठाए जाते हैं। इसके अलावा कार्यालय भत्ते के लिए महीने में 10,000 रुपए प्रत्येक दायित्वधारी को मिलते हैं। इसके अलावा मोबाइल और टेलीफोन के लिए 2,000 रुपए महीना दिए जाते हैं। 4th क्लास कर्मचारी आप एक रख सकते हैं, एक दायित्वधारी एक 4th क्लास कर्मचारी रख सकता है और उसके लिए 12,000 से 15,000 तक की सैलरी मिलती है। अगर किसी दायित्वधारी को सरकारी वाहन नहीं मिला है तो वो प्राइवेट वाहन हायर कर लेता है या प्राइवेट वाहन उसको मिलता है, तो उसके लिए 40,000 रुपए महीना सरकार जारी करती है। इसके अलावा रेल की जब यात्रा अगर करनी पड़ती है किसी दायित्वधारी को, तो एक टिकट वो रेलवे की उच्चतम श्रेणी यानी कि फर्स्ट क्लास में एक सीट, एक टिकट वो दायित्वधारी को मिलता है और अनंत यात्राएं कर सकते हैं। रेल में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप कितनी यात्राएं करेंगे। लेकिन अगर कोई दायित्वधारी और दर्जा राज्य मंत्री वायुयान से यात्रा करता है, हवाई यात्रा करता है, तो वो महीने में अधिकतम 2 बार यात्रा कर सकता है। यानी कि 2 बार का टिकट उसका फ्री रहेगा। वायुयान की बात मैं कर रहा हूं। इसके अलावा कहीं पर भी कोई आवागमन करना है उसको, तो किराया नहीं जाएगा बस इत्यादि में, और बिजली का खर्च नहीं जाएगा। कहीं पर भी वो रहते हैं, कुछ इस्तेमाल करते हैं, बिजली का नहीं जाएगा। सर्किट हाउस में या किसी भी सरकारी गेस्ट हाउस में कहीं पर भी रहते हैं, चाहे उत्तराखंड के गढ़वाल, कुमाऊं किसी भी कोने में हो, वहां पर भी आपको कोई खर्चा नहीं देना होगा। तो ये मोटा मोटी ये जो सारी चीजें मिलती हैं, इन सब चीजों को अगर आप जोड़ देंगे तो 1.5 लाख के आसपास का मसला पहुंच जाता है एक दायित्वधारी पर, जो हमारी सरकार इस समय खर्च कर रही है। अब आप ये तय करिए कि ये दायित्वधारी करते क्या हैं और किन लोगों को दायित्व मिलते हैं। दायित्व निश्चित तौर पर जो सत्ता पार्टी के लोग होते हैं, सत्ता पक्ष अपने आप को मजबूत करने के लिए और एक जातीय बैलेंस समीकरण बनाने के लिए इस तरीके की चीजें करती है, और उसमें वो कितने लोग क्या कुछ करने की क्षमताएं रखते हैं या आप बेहतर तरीके से जानते हैं। अब आ जाइए कि उत्तराखंड के ऊपर जो कर्ज है, उस कर्ज की स्थिति क्या है। जब 9 नवंबर 2000 को राज्य बन रहा था और राज्य अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से पृथक राज्य अलग उत्तराखंड बना, तब हम 4,500 करोड़ का कर्ज लेकर उत्तराखंड का गठन हुआ था, उत्तराखंड का उदय हुआ था। और साल दर साल
2000 से लेकर अब तक 25 साल में हम 80,000 करोड़ कर्ज में पहुंच चुके हैं। बावजूद उसके हम विकास का दंभ भरते हैं, बावजूद उसके हम इस बात को कहते हैं कि साहब प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। हम सरकारी नजरे से देखें तो सरकार ये कहती है कि पलायन घट रहा है, रोजगार बढ़ रहे हैं, लोगों की जो स्थितियां हैं वो सुधर रही हैं और डेवलपमेंट परवान चढ़ रहा है, ये बातें कही जाती हैं। लेकिन वो डेवलपमेंट किस आधार पर हो रहा है? क्या वो डेवलपमेंट कर्ज के आधार पर हो रहा है? ये मैं केग की रिपोर्ट के आधार पर आपको ये जानकारी दे रहा हूं, ये कोई मनगढ़ंत मेरे आंकड़े नहीं है। इधर हम अगर देखें 2 दशक के बाद वर्ष 20 और 21 में हम देखें तो हम 71,000 करोड़ कर्ज में थे और 20-21 से लेकर अभी ये 5 साल में हमने करीब 10,000 करोड़ कर्ज में इजाफा किया है। यानी कि जो पहले की सरकारें चली आई हैं उसमें काफी स्पीड से हम उधार लेकर घी पीते रहे हैं और अपनी पीठ थपथपाते रहे हैं। 22-23 में 77,023 करोड़ रुपए के कर्ज में हम पहुंच गए थे और 23-24 में 78,450 करोड़ कर्ज में पहुंच गए थे और मौजूदा समय में हम करीब 80,000 करोड़ के कर्ज में हैं। तब जब विधायकों की सैलरी बढ़ रही है और उस पर कांग्रेस और भाजपा या अन्य दल या निर्दलीय वो सब एक राय हैं, सब सहमत हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उनके भत्ते बढ़ रहे हैं, सुविधाएं बढ़ रही हैं और सैलरियां विधायकों की, मंत्रियों की आसमान छू रही हैं। एक विधायक जो 3 बार 4 बार 5 बार बन गए हैं तो वो उतनी ही पेंशन्स भी ले रहे हैं। तो इतनी मौज उत्तराखंड के अंदर जो चुने हुए जनप्रतिनिधि काट रहे हैं उसके सापेक्ष जो सिर्फ सेलेक्टेड हैं, जिनका मनोनयन हो रहा है, उन पर भी सरकार हमेशा से उत्तराखंड की मेहरबान रही है और इस समय भी मेहरबान है पूरी तरीके से। तो भयंकर उत्तराखंड कर्ज में दबा हुआ है, लेकिन दायित्वधारी अपनी चांदी काटने में मस्त हैं, मदमस्त हैं और सरकार बेफिक्र होकर कर्ज लेकर घी पीने का काम कर रही है। ये मत भूलिए कि ये कर्ज मेरे, आपके और सबके ऊपर है, आने वाली हर पीढ़ी के ऊपर है। जो बच्चा जन्म ले रहा है वो लाखों रुपए कर्ज के साथ इस उत्तराखंड की सरजमी पर जन्म ले रहा है। तब सोचना होगा कि हमारी सरकारें जो कर रही हैं वो किस दिशा में काम कर रही हैं और जो दायित्वधारी हैं क्या इनकी इतनी ही जरूरत है, और इसको भी सोचना पड़ेगा, या इनके काम किस तरीके से हो सकते हैं। क्योंकि जब 70 विधायक हैं, मंत्रिमंडल है, तो क्यों नहीं इलेक्टेड विधायकों को ही, चाहे वो विपक्ष के ही क्यों ना हो, लेकिन सरकार में शामिल हैं, क्या ये आयोग की, ये निगम की या परिषदों की जिम्मेदारी इलेक्टेड विधायकों को नहीं दी जानी चाहिए? अगर देते हैं तो हम ये लाखों करोड़ रुपए के जो पर मंथ खर्चे हो रहे हैं अनावश्यक रूप से, उससे बच सकते हैं। सिर्फ भलमनसात के लिए, खुश करने के लिए, पार्टी का दायरा मजबूत करने के लिए, पार्टी के नेताओं को या समुदायों को विशेष को खुश करने के लिए आप इस तरीके की चीजें कर लेते हैं और इसमें हर पार्टी शामिल है, सिर्फ भाजपा या कांग्रेस नहीं। जो भी सत्ता में आता है वो इसी तरीके की पुनरावृत्ति को दोहरा रहा होता है। बहरहाल आप सोचिए, विचार करिए, इस भयंकर कर्ज में डूबते उत्तराखंड में दायित्वधारियों की कितनी हमको जरूरत है और इसका विकल्प क्या हो सकता है। आप सोचिए, विचार करिए। YouTube पर जाइए, अनसुनी आवाज को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए और ये रिपोर्ट्स से सहमत हैं आप तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। YouTube पर भी अनसुनी आवाज के नाम से हैं, अलग कंटेंट लेके आते हैं, उसको सब्सक्राइब करें। हमारे पेज को भी आप फॉलो करें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।